प्यारे बच्चों, हमारा इंटर सिविक्स का पहला लेसन शीत युद्ध का दौर जिसे हम अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में आगे जारी रखते हुए अब तनाव शैथिल्य। शीत युद्ध का जब दौर चरम सीमा पर था तब बीच बीच में कुछ ऐसे भी प्रयास हुए जिनसे शीत युद्ध को कम करने में हमें सहायता मिली। उसे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। जो पहला चरण है 1962 से लेके 1969, जिसे हम निष्क्रिय काल से भी जानते हैं। इस पहले चरण में दोनों महाशक्तियों के सहयोग से निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। हथियारों की जो कमी करने का प्रयास हुआ, इसके लिए 1963 में सीमित परमाणु निषेध परीक्षण निषेध संधि, 1968 में परमाणु प्रसार संधि जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। दूसरा चरण है हमारा 1970 से लेकर 1979 तक का, सक्रिय काल बोलते हैं। दूसरे चरण में भी महाशक्तियों के सहयोग से जहां 1972 में उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौते हुए, इसी वर्ष दोनों महाशक्तियों के मध्य सामरिक हथियारों को सीमित करने के लिए SALT प्रथम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1973, 75 व 1977 में तीनों यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किए गए तथा दोनों महाशक्तियों में आर्थिक व अन्य मामलों में सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ावा मिला। इसी बीच 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की तैनाती के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच में हमें फिर तनाव देखने को मिलता है, जिसे हम द्वितीय शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तीसरा चरण 1985 से लेकर 1991 तक का है। इसमें सोवियत संघ में जो आंतरिक परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण दोनों गुटों में तनाव में कमी आई, वह सोवियत संघ 1991 में टूट गया, जिसका विघटन हो गया। सोवियत संघ के जो आंतरिक लोकतंत्र के बदलाव हुए, इसके अंदर वे अमेरिका के हितों के अनुकूल थे। दोनों के मध्य उच्च स्तरीय शिखर वार्ताओं का सिलसिला शुरू हुआ। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अब शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े विश्व पे, जो 1945 से लेकर 1991 तक चला, जो कुछ मेन प्रभाव हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रभाव है द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना। विश्व दो महाशक्तियों के बीच बट गया, सोवियत संघ व अमेरिका। इसे द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है तनाव व असुरक्षा को बढ़ावा देना। इस समय विश्व में तनाव, असुरक्षा की भावना, हथियारों की दौड़, सैन्य गुटबंदियां करना, अपने अपने समर्थन बढ़ाना, ये सब हमें देखने को मिला, जिससे विश्व में असुरक्षा व तनाव का माहौल बढ़ा। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। जब दोनों महाशक्तियां दो गुटों में पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था, उसी समय विश्व में कुछ जो देश थे उन दोनों गुटों से अलग रहे, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
जिसे हम आगे पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता में कमी, इसे हम चौथा पॉइंट मान सकते हैं। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद भी अमेरिका व सोवियत संघ के बीच अखाड़ा बन गई। दोनों अपने हितों के आधार पर वीटो पावर का मनमाना यूज करने लगे, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ शांति व सुरक्षा के लिए प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाया। अगला पॉइंट है, विश्व की जो अन्य समस्याएं थी वो जटिल हो गई, जिसमें फिलिस्तीन समस्या हो, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की समस्या हो, ये सब दोनों महाशक्तियों के मनमाने रवैया के कारण ही हुआ। अब इसके आगे हम देखते हैं द्विध्रुवीयता को चुनौतियाँ, जिसमें हम गुटनबेश आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध काल जो 1945 से 1991 तक का जो था, इसमें विश्व हमने पढ़ा कि दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व तो सोवियत संघ कर रहा था, और विश्व के ज़्यादातर देश इन्हीं दो गुटों में शामिल हो चुके थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश थे जो दोनों गुटों में शामिल नहीं थे। इन देशों में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के वे देश थे जिन्हें हम तीसरी दुनिया कहा करते थे। तीसरी दुनिया के जो देश थे, इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति उन्होंने अपनाई। यही नीति आगे चलकर गुटनबेश आंदोलन की नीति के नाम से हम जानते हैं। अब गुटनबेश आंदोलन, गुटनबेश जो आंदोलन था वो विश्व में जो शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध को कमी करने की दिशा में एक प्रयास था। गुटनबेश आंदोलन को शुरू करने में इसके जो मुख्य कर्णधार थे वो भारत के हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मार्शल टीटो, ये तीन कर्णधार मुख्य रूप से हम जानते हैं। गुटनबेश जो आंदोलन था उसका प्रथम शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में संपन्न हुआ 1961, जिसमें उस समय 25 देशों ने भाग लिया। आज जो इसकी सदस्य संख्या है वो 120 हो चुकी है, 120 देश इसमें शामिल है। गुटनबेश जो आंदोलन है उसकी शीर्ष संस्था इसका शिखर सम्मेलन है। इसमें प्रत्येक जो सदस्य देश हैं उसके शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। ये जो शिखर सम्मेलन है सामान्यतः 3 वर्ष में होते हैं। अब तक इसके 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो 25-26 अक्टूबर को अज़रबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया। शीत युद्ध काल में गुटनबेश आंदोलन का मुख्य प्रभाव द्विध्रुवीय व्यवस्था की तीव्रता को शिथिल बनाना था। वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार
गुटपेश आंदोलन के मुद्दे भी बदलते रहे हैं। वर्तमान में गुटपेश जो देश हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, गरीब देशों का विकास, ये मुख्य मुद्दे हैं। अब गुटपेश आंदोलन के सिद्धांत क्या क्या हैं? गुटपेश जो आंदोलन के देश हैं वो मुख्य तौर से उपनिवेशवाद और शोषण के शिकार रहे हैं। इस आंदोलन की कुछ मान्यताएं हैं जिनमें हमारी जो पहली मान्यता है, गुटपेश आंदोलन राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता व राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। दूसरा है, गुटपेश आंदोलन विश्व शांति का समर्थक है। वह अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गठित जो संस्थाएं उनमें विश्वास करता है। गुटपेश आंदोलन के जो सदस्य जो भी 120 हैं वो विश्व शांति के समर्थक। गुटपेश आंदोलन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध करता है तथा पराधीन जो राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता का आंदोलन का समर्थन। नेक्स्ट है, गुटपेश आंदोलन जो रंगभेद नीति है उसका विरोध करता है। गुटपेश आंदोलन विश्व शांति के साधन के रूप में निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है व शस्त्रों की जो दौड़ जो चली आ रही थी विश्व में और चली आ रही है उसका विरोधी है। गुटपेश आंदोलन गरीब व विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग का पक्षधर है। हमारा लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं 1970 के दशक से गुटपेश आंदोलन ने समानता, न्याय व बहुपक्षीयता के सिद्धांत पर आधारित एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया है। योगदान है शीत युद्धकालीन गुटबंदी को सीमित करना। गुटपेश आंदोलन ने जो गुटबंदियां हो रही थीं उन गुटबंदियों को कम करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1964 में कायराम में जो गुटपेश आंदोलन का जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जो शर्तें निर्धारित की गई उसमें कहा गया कि गुटपेश आंदोलन के जो देश हैं वो अपने भूभाग में महाशक्तियों को सैनिक अड्डे नहीं बनने देंगे, नहीं वे सैनिक गठबंधन में शामिल होंगे। दूसरा, गुटपेश जो आंदोलन इसने विश्व शांति के लिए प्रयास किया क्योंकि ऐसा उनके विकास के लिए आवश्यक था। इस आंदोलन ने जो हथियारों की जो दौड़ थी एवं जो विवादों का जो शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने का प्रयास किया जिससे शीत युद्ध काल में तनाव में हमें कमी देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। गुटपेश जो आंदोलन है उसके सदस्य देश किसी गुट का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में रह के अपनी नीतियां न बनाए। वो देश उस देश की अपनी एक स्वतंत्र नीति है। अब शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति क्या रही? आज़ादी के बाद हमने देखा कि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। अमेरिका व रूस दोनों के गुट थे। इन दोनों गुटों से अलग रहने की हमने अलग नीति बनाई जिसे गुटपेश आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस समय जो भारत की जो विदेश नीति थी उसके जो 3 मुख्य बिंदु थे, महाशक्तियों व सैन्य गठबंधनों से स्वयं को दूर रखना। हम इसी क्रम में किसी महाशक्ति में शामिल नहीं हुए, न किसी सैन्य गठबंधन में शामिल हुए।
दूसरा, महाशक्तियों द्वारा गठबंधनों से जो नवीन रास्ते उनमें उनका शामिल करने का विरोध करना। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं विकासशील देशों में एकता व पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने का प्रयास करना। अब भारत की जो विदेश नीति थी, गुटपेस्ता की आंदोलन की नीति थी, इसका काफ़ी कई देशों ने विरोध भी किया, कई जगह में विरोध भी देखने को मिलता है। विरोधी जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं, सबसे पहला जो देते हैं पॉइंट, वो कहते हैं गुटपेस्ता की नीति भारत की विदेश नीति में दृढ़ता व सुनिश्चितता का अभाव रहा। अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे जॉन फॉस्टर डलेस ने भारत की विदेश नीति को अनैतिक माना। दूसरा पॉइंट है व्यवहारिक दृष्टि से भी भारत की विदेश नीति में सुसंगतता का अभाव है। भारत ने जहां अन्य देशों को महाशक्तियों को गठबंधन में शामिल करने की सलाह से दूर रहने की सलाह दी, वहीं खुद 1971 में सोवियत संघ के साथ उसने संधि की। ये संधि वास्तव में सोवियत संघ के साथ एक सैनिक गठबंधन ही था। भारत का दृष्टिकोण यह रहा है कि भारत ने ऐसा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका की धमकी के संदर्भ में ऐसा उसने किया था जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। गुटपेस्ट नीति हमने जो बनाई थी, जिसमें हम शामिल हुए, वो दोनों गुटों से अलग रहने की नीति थी। 1991 में जहाँ सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि क्या गुटपेस्ट आंदोलन अप्रासंगिक है। वास्तव में गुटपेस्ट की जो धारणा है उसके कुछ स्थायी महत्व के सिद्धांत निहित हैं, जिनमें शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी गुटपेस्ट की नीति का महत्व बना हुआ। इसमें पहला है गुटपेस्ट की नीति गुण दोष के आधार पर वैश्विक मामलों में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के पश्चात भारत तथा अन्य जो विकासशील देश हैं उनके लिए आज भी अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, गुटपेस्ट आंदोलन इस विचार का पोषक रहा है कि विकासशील देश उनके हित में उपनिवेशवादी अनुभव के कारण एक स्वाभाविक समानता है। यदि वे देश एक साथ एक मंच पर आते हैं तो वे बिना किसी महाशक्ति का अनुसरण किए एक शक्तिशाली समूह का रूप धारण कर सकते हैं। गुटपेस्ट आंदोलन इन देशों के लिए एक ऐसा ही मंच प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, विकासशीलता व अल्प विकसित देशों की संप्रभुता अखंडता की रक्षा के लिए गुटपेस्ट आंदोलन आवश्यक है। चौथा पॉइंट हमारा, वैश्विक समस्याओं पर विकासशील देशों का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए गुटपेस्ट आंदोलन एक महत्वपूर्ण साधन का काम कर रहा है। पांचवा पॉइंट है हमारा, गुटपेस्ट आंदोलन दक्षिण सहयोग को एक मंच के रूप में भी आवश्यक है। छठवां पॉइंट हम कह सकते हैं, गुटपेस्ट आंदोलन विश्व व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण तथा वैकल्पिक व बहुपक्षीय विश्व शांति की स्थापना में सहायक है। ये सारे पॉइंट के कारण ही हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी आज गुटपेस्ट आंदोलन का महत्व बना हुआ है। ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया।